नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। श्रीनगर में धर्मांतरण का विवाद बढ़ गया है। आपको बता दें कि सिख समाज इस मामले पर दिल्ली में गृह मंत्री से मिलेगा। दिल्ली में प्रदर्शन भी किया जा रहा है। आरोप है कि श्रीनगर में 2 सिख लड़कियों को बंदूक की नोक पर किडनैप किया गया पहले, और उसके बाद उनका निकाह उम्र में काफी बड़े दूसरे शख्स से करा दिया गया। इसके बाद इस पर सियासत गर्मा गई है। दिल्ली से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के मनजिंदर सिंह सिरसा के नेतृत्व में सिख डेलीगेशन लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से मुलाकात उन्होंने किया है और कड़ी कार्रवाई की मांग की है। सिरसा के मुताबिक एक लड़की को सिख समुदाय के हवाले किया गया है और दूसरी अभी भी धर्म परिवर्तन कराने वालों के कब्जे में है। पीडीपी के अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने ट्वीट करके कहा है कि इस घटना को लेकर वो काफी दुखी हैं और जांच एजेंसियां जल्द सच का पता लगाए। धर्मांतरण पर सिख प्रतिनिधिमंडल गृह मंत्री से मुलाकात करेगा, ये भी खबरें आ रही है। आपको हम बता दें ये मुद्दा काफी गर्मा गया है। श्रीनगर की ये घटना है और अब इसको लेकर दिल्ली में भी बवाल हो रहा है। लगातार सिख प्रतिनिधिमंडल जो है वो यहाँ पर नारेबाजी कर रहा है। एलजी से मुलाकात की है, ज्ञापन सौंपा गया है और अब कहा जा रहा है कि अमित शाह से भी मुलाकात ये प्रतिनिधिमंडल करेगा। इस बीच पीडीपी नेता महबूबा मुफ्ती ने बयान दिया है और ट्वीट करके उन्होंने कहा है कि जांच एजेंसियां सही तरीके से जांच करें और सच का पता लगाएं। तो आपको बता दें कि बड़ी खबर सामने आई है श्रीनगर से, जहां पर 2 सिख लड़कियों को बताया जा रहा है गन पॉइंट पे किडनैप कर लिया गया। उन्हें किडनैप करने के बाद उनसे लगभग दुगनी उम्र के लोगों से उनका निकाह करा दिया गया। एक तो धर्म परिवर्तन कराया गया और दूसरा उम्र से कई गुना ज्यादा उनकी उम्र से के शख्स से उनका निकाह करवाया गया। दो बच्चियों का जबरन गन पॉइंट के ऊपर अगवा किया गया, उनका निकाह पढ़ा गया और 50 साल के आदमी के साथ पढ़ा गया। उसके बाद कोर्ट के अंदर बच्चियों के माँ बाप तक को जाने नहीं दिया गया। हमारे नौजवानों ने जब जबरन वहां लोग इकट्ठे करके प्रोटेस्ट शुरू किया, तब रात को 10:30 बजे एक बेटी जो है कोर्ट में से निकालकर हमारे हवाले की गई, मनमीत कौर, और दूसरी बेटी को अभी भी हमारे पास नहीं दिया गया। ये जबरन निकाह किया गया है, जबरन धर्म परिवर्तन किया गया है। ये उन लोगों ये लव जहाद है और ये उन लोगों के साथ हो रहा है। मैं याद करना चाहता हूँ, जब सीए का प्रोटेस्ट हुआ, जो बच्चियां साउथ इंडिया में अलग अलग कॉलेजों में फंसी हुई थी, यहाँ के मेजोरिटी के लोगों की बेटियां, उनको हमने घरों तक टिकटें देकर सुरक्षित घर तक छोड़ कर गए। और आज ये मौलाना, ये मुफ्ती क्यों चुप हैं? कैसे इन्हें शर्म नहीं आई इस तरह का निकाह पढ़ते हुए? एक नौजवान बच्चियों को अध बड़े लोगों के साथ, जिनके 10-10 बच्चे, उनके साथ शादी करते हुए हम केंद्र की सरकार से आग्रह करते हैं तुरंत इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। हमारे संवाददाता अशरफ आनी हमारे साथ जुड़े हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अशरफ, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, दिल्ली में भी इस बात को लेकर हंगामा हो रहा है और श्रीनगर में तो बवाल हो ही रहा है। वहां पर अभी तक क्या इस पूरे मामले में कोई एक्शन लिया गया? अशरफ, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो जानना चाहेंगे इस पूरे मामले पर वहां पर अभी तक किसी तरह का एक्शन लिया गया? कोई खबर, कोई जानकारी? हम अशरफ से जानकारी लेंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक बार फिर से बता दें कि 2 लड़कियों को गन पॉइंट पर, यहां पर 2 सिख लड़कियों को गन पॉइंट पर अगवा करने का यहां पर आरोप लगाया गया है और यह भी कहा गया है सिख संगठनों की तरफ से। बिल्कुल श्वेता, दरअसल और इस बीच मामले में पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती ने ट्वीट करके दुख जताया है। महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि 2 सिख लड़कियों के साथ हुई घटना को लेकर मन दुखी है। घाटी में सबसे मुश्किल दौर में भी मुस्लिम और सिख शांति के साथ मिलजुल कर रहे हैं। महबूबा मुफ्ती आगे लिखती हैं कि उम्मीद है जांच एजेंसियां जल्द जांच करके सच का पता लगाएंगे। आपको हम बता दें, इसी मुद्दे पर श्रीनगर में तो हंगामा हो ही रहा है, लेकिन दिल्ली में भी यहां पर काफी बवाल हो रहा है और यहां भी आपको हम बता दें कि प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। आपको हम तस्वीरें दिखाते हैं कि दिल्ली में किस तरह से सिख संगठन यहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं और बताया यह भी जा रहा है कि गृह मंत्री से भी उनके मुलाकात का प्लान है।
कश्मीर में धर्मांतरण के मामले को लेकर के सिख संगठनों का विरोध प्रदर्शन दिल्ली में भी हो रहा है। जम्मू कश्मीर हाउस के पास आप लोगों का जो ये प्रोटेस्ट है, इसकी क्या? देखिए, इसका सबसे बड़ा वजह यह है कि जम्मू कश्मीर में जो सिख परिवारों की बच्चियों को उठा करके अगवा करने के बाद गन पॉइंट पे उनका जो जबरन धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा है और उसके बाद अधेड़ उम्र के मुसलमान लोग उनके साथ निकाह पढ़वा रहे हैं। हमारा विरोध उसको लेकर के है कि जम्मू कश्मीर में पहली बार हम ऐसा देख रहे हैं कि लगातार पिछले 5-7 दिनों में 3 मसले आए हैं। इससे पहले 2018 में मसला आया था, जब तो जम्मू कश्मीर में 370 लगी हुई थी। उस समय इतने दखलंदाजी सेंटर की नहीं थी, लेकिन अब सीधा क्योंकि सेंटर का राज है, इसलिए हमने प्रधानमंत्री साहब के नाम एक ज्ञापन दिया है और उसकी एक कॉपी जो है यहाँ रेजिडेंट कमिश्नर साहब को दी है, जो कि एलजी मनोज सिन्हा साहब को भेजी जानी है। तो हमारा सीधी मांग ये है कि जो धर्म परिवर्तन हो रहा है ये गलत हो रहा है। जैसे बाकी राज्यों में धर्म परिवर्तन पर सरकार ने कानून लागू किए, यहाँ भी जरूरी है। और ये कहीं ना कहीं घाटी में बसते सिखों को डराने की साजिश हो सकती है, क्योंकि घाटी का सिख उस समय नहीं भागा जब कश्मीरी पंडित कश्मीर छोड़कर 1990 के बाद आ गए थे। वो तब भी डटे थे। और अगर आज हिंदुस्तान के साथ कश्मीर है तो उसमें सिखों की बड़ी भूमिका है। यहाँ पर इनकी मांग है कि वहाँ पर भी कानून बनाया जाए। और हम दिखाएं इस समय जो पृथ्वीराज रोड है, जो रास्ता जाता है जम्मू कश्मीर हाउस की तरफ, उस पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है, सुरक्षाकर्मी तैनात हैं, बैरिकेड भी लगाया गया है ताकि जो प्रदर्शनकारी हैं वो उस ओर नहीं जा पाए। तो एक तरीके से कश्मीर से लेकर के दिल्ली तक ये पूरा प्रदर्शन और साथ ही साथ ये मांग की सख्त कदम उठाए जाने चाहिए केंद्र सरकार की तरफ से, क्योंकि अब वहाँ पर राष्ट्रपति शासन है जम्मू कश्मीर में और वहाँ केंद्र शासित प्रदेश है। इसीलिए जो कार्रवाई हो वो सख्त हो और जल्दी से। कैमरामैन प्रेमचंद मिश्रा के साथ कुमार कुणाल, दिल्ली, आज तक। और अब आपको खबर दिखाते हैं पुलवामा में शहीद हुए एसपीओ की। पुलवामा में बड़ा आतंकी हमला हुआ। अवंतीपुरा में एसपीओ फयाज अहमद भट्ट, उनकी पत्नी और बेटी का आतंकियों ने कत्ल कर दिया। आतंकियों ने कल रात करीब 11 बजे एसपीओ के घर घुसकर हमला बोला। हमले में एसपीओ फयाज अहमद शहीद हो गए। इस हमले में उनकी पत्नी की भी मौत हो गई। बुरी तरह से जख्मी बेटी को अस्पताल में भी भर्ती कराया गया था, लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका। फयाज का एक बेटा राष्ट्रीय राइफल में तैनात है। एक नए आतंकी संगठन यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ने इस हत्या की जिम्मेदारी ली है। 3 तस्वीरें विलाप करते हुए परिजनों का आप देख सकते हैं। जाहिर सी बात है, जहां पूरा का पूरा खत्म हो गया हो परिवार, वहां पर क्या स्थिति होगी। कि कल शाम को शायद 10 साढ़े 10 का टाइम होगा करीबी, सुना है कि ऐसा हुआ है कि किसी ने आकर इसको मार दिया है। इसके बाप को, जो बचा है इस फैमिली में से एक लड़का है उनका, और उसका एक छोटा सा बच्चा है और इसकी बीवी है जो इस ख़ानदान में बची है अब। तो कल शाम को उसका फादर, उसकी मदर और उसकी एक बहन, उसको मार दिया गया था। हमने फायरिंग की आवाज़ सुनी तकरीबन 10:30 बजे रात को, और जब हम सुबह आए तो हमने यहाँ पर देखा कि 3 बंदों की मौत हो चुकी थी, एक बीवी, एक फयाज अहमद और उसकी बेटी। तो ये फैमिली इसी के साथ ख़त्म हो चुकी है। इनका अब कोई सहारा नहीं है, लिहाजा इस फैमिली में कोई भी इनका अर्न करने वाला नहीं है, जिसकी वजह से ये फैमिली काफ़ी मुश्किलात में अब आ चुकी है। जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर हमले से लेकर पुलवामा में एसपीओ के कत्ल पर सियासी सवाल भी उठ रहे हैं। अज़दुद्दीन ओवैसी ने तीखे सवाल उठाते हुए कहा है कि मोदी सरकार को जिम्मेदारी लेनी चाहिए। लाख करोड़ का डिफेंस का बजट है और एक सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर ड्रोन आता है। ये ड्रोन इतना लंबा डिस्टेंस जो कवर किया है, या तो अमेरिकन ड्रोन है या चाइनीज़ ड्रोन है। अब ये मोदी जी फिर वही झूला झुलाने की बात करेंगे या फिर इस तरह कमज़ोरी दिखाएंगे। ये तो पुलवामा की तरह हमला हुआ है जम्मू के एयरपोर्ट के ऊपर।
इसकी जिम्मेदारी भारत सरकार के पर आती है, मोदी सरकार पर आती है। क्या बातचीत कर रही है सरकार? ये यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने बातचीत करवाई भारत की और पाकिस्तान की, ये बातचीत करवाई कि हमारे जम्मू पे हमला हो जाए। जम्मू कश्मीर में स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेटिक एंड डेवलपमेंट प्रोसेस शुरू हो चुका है और ये 370 के खात्मे के साथ शुरू हो गया है। एक चीज़, कुछ डिफीटेड एंड डिस्ट्रक्टिव फोर्सेस, उनमें हताशा, निराशा और पूरी तरह से हाहाकार की स्थिति ज़रूर हो सकती है, लेकिन एक बात समझने की ज़रूरत है कि जिस डेमोक्रेटिक एंड डेवलपमेंट प्रोसेस को जम्मू एंड कश्मीर की जनता ने शुरू किया है, उसको कोई भी उसमें न रोड़ा अटका सकता है, ना उसको रोक सकता है। क्या मजाक हो रहा है वहाँ पर? इसका जवाब देगी नहीं देगी सरकार, या फिर मोदी सरकार जैसा चीन को जवाब नहीं दे पा रही है, सिर्फ पुकारती है लद्दाख में, इसका भी जवाब देगी नहीं? जिस तरह पुलवामा में जवाब दिया, इसका जवाब देना चाहिए। ये ड्रोन इतना लंबा सफ़र करके आया कैसा यहाँ पर? और पूरे एक्सपर्ट्स कह रहे हैं या तो ये अमेरिकन या चाइनीज़ हैं, मालूम करना चाहिए कैसे आया वहाँ पर, और आपकी नाकामी है ये। और इस तरह के लोग जो कर रहे हैं उनको उनका मुंहतोड़ जवाब हमारे सुरक्षा बल दे रहे हैं और देंगे। उनको इस बात का अच्छी तरह से एहसास भी है कि जम्मू कश्मीर के डेमोक्रेटिक और डेवलपमेंट के प्रोसेस पर कोई भी डिस्ट्रक्टिव और डिफीटेड जो फोर्सेस हैं वो नुकसान उस पर नहीं कर सकते। कि जम्मू कश्मीर हो या देश का बच्चा, वो देश की सुरक्षा के लिए, देश के सम्मान के लिए और जम्मू कश्मीर के लोगों के विकास की हिस्सेदारी, भागीदारी के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है, पूरी तरह से कमिटेड है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज चीन सीमा से जोड़ने वाले 4 पुलों का लोकार्पण किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चीन सीमा को जोड़ने वाली सड़कों पर नवनिर्मित 4 पुलों का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लोकार्पण किया। इनमें एक स्पान पुल जबकि 3 बैली ब्रिज शामिल है। इस दौरान मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत भी ऑनलाइन जुड़े। इससे पहले रक्षा मंत्री को अपने बीच पाकर जवान काफी खुश दिखे। जवानों ने जोश में नारे भी लगाए। रक्षा मंत्री ने बीआरओ द्वारा निर्मित 63 बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का उद्घाटन किया। रक्षा मंत्री की यात्रा का मकसद चीन के साथ साथ विवाद के बीच भारत की सैन्य तैयारियों का जायजा लेना है। लीजिए लिस्ट शुरू करिए। का जहां तक प्रश्न है, हम शांति के पुजारी हैं और मैंने यह भी कहा था कि हम शांति के पुजारी हैं, लेकिन इस शस्त्र भी धारण करते हैं तो शांति की स्थापना के लिए ही शस्त्र धारण करते हैं। भारत का इतिहास यदि उठाकर उसके पन्नों को पलटकर कोई देखे तो भारत ने दुनिया के किसी देश पर न तो कभी आक्रमण किया है और न दुनिया के किसी एक देश की 1 इंच जमीन पर कभी भारत ने कब्जा किया है। यह हमारी प्रकृति नहीं रही है, यह हमारा स्वभाव नहीं रहा। लेकिन यदि हमको किसी ने आंख दिखाने की कोशिश की है तो उसका मुंहतोड़ जवाब देने की कुवत भी हमने अपनी दिखाई है। यह भारत के अंदर वह कुवत है। हम किसी को आंख दिखाते नहीं, लेकिन किसी का आंख दिखाना भी हमें किसी भी सूरत में मंजूर नहीं है। सदियों पहले भी हम पड़ोसी थे, आगे भी हम पड़ोसी रहेंगे, सदियों तक हम पड़ोसी रहेंगे। क्या मिल बैठकर समस्याओं का समाधान नहीं निकल सकता? लेकिन यदि कोई आक्रामक भूमिका का यदि निर्वाह करने की कोशिश करेगा तो भारत के हमारे सेना के जवान उसे किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेंगे। और एक बड़ी खबर आपको बता दें, ट्विटर ने एक बार फिर से बड़ी और गंभीर गलती की है। इसकी वेबसाइट पर जम्मू और कश्मीर के साथ लद्दाख को भारत से अलग देश दिखाया गया है। ये देखिए, आपको हम दिखा रहे हैं ट्विटर पर इस तरह से भारत का नक्शा दिखाया गया है जिसमें जम्मू कश्मीर और लद्दाख को अलग देश दिखाया गया है। सरकार की ओर से इसे बेहद गंभीरता से लिया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक सरकार इसके खिलाफ ट्विटर को नोटिस कर सकती है। हिमांशु मिश्रा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। हिमांशु, अभी पिछला विवाद खत्म भी नहीं हुआ कि एक और विवाद को खुद ट्विटर ने ही जन्म दे दिया।
देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से ट्विटर लगातार जो है विवादों में है और लगातार ये कहा जा सकता है कि भारत सरकार के साथ टकराव की स्थिति में है, मुद्रा में दिख रहा है, उसका कारण यह है कि आज उन्होंने जो है अपने मैप पर जो है जम्मू कश्मीर और लद्दाख को एक सेपरेट कंट्री दिखाया है। इससे पहले भी ट्विटर जो है इस तरीके की गलती कर चुका है और लद्दाख को चाइना का पार्ट दिखा चुका है। पिछले कुछ दिनों में ट्विटर ने जिस तरीके से भारत के अंदर भारत की गाइडलाइन को, डिजिटल पॉलिसी की जो गाइडलाइन है उसको मानने से इनकार किया और उसके बाद उन्होंने नोडल ऑफिसर भी अब तक अपॉइंट नहीं किया और उन्होंने ये भी कहा है कि उनकी खुद की पॉलिसीज हैं। और पिछले आप याद कीजिए कि शुक्रवार उन्हें रविशंकर प्रसाद जो IT मिनिस्टर, जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्टर हैं, उनके ट्विटर अकाउंट को भी 1 घंटे के लिए बंद कर दिया था, जिसमें उनका ये कहना था कि उन्होंने जो है डिजिटल कॉपीराइट एक्ट जो है उनका, उसका वायलेशन किया है। तो ये इस तरीके के विवाद जो है लगातार ट्विटर और भारत सरकार के बीच में देखने को मिले हैं। लेकिन आज ट्विटर ने जो है एक बड़ी गलती की है कि भारत के जो अभिन्न अंग है जम्मू कश्मीर और लद्दाख, उसको एक सेपरेट कंट्री दिखाया है अपने मैप में और भारत सरकार ने इसको गंभीरता से भी लिया है और ये माना जा सकता है कि भारत सरकार ट्विटर को जो है नोटिस भी देगी और उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई भी करने का जारी कर सकती है आदेश। बिल्कुल। और हिमांशु, इसे महज एक गलती नहीं माना जा सकता है। ये जो नक्शा है और जिस तरह से इसको डाला गया है ट्विटर पर, ये महज एक गलती नहीं हो सकती है, क्योंकि इससे पहले भी भारत सरकार जिस तरह से अपना रुख दिखा चुकी है, इससे कहीं ना कहीं इस मैप को डाला जाना ट्विटर ये बता रहा है कि वो अपने नियम कायदे कानून से ही चलेगा, भारत के कायदे कानून वो नहीं मानेगा। देखिए, बिल्कुल ये बात स्पष्ट है। पिछले दिनों जब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से संबंधित संसदीय समिति की बैठक हुई थी, उसमें ट्विटर के अधिकारी आए थे। उन्होंने ये कहा था कि वो भारत की पॉलिसी को अभी जो है समझ रहे हैं और उसके बाद ही उस पर कुछ एक्शन लेंगे। उन्होंने ये भी तर्क दिया था कि क्योंकि ट्विटर की खुद की डिजिटल पॉलिसी है, वो उसको मानता है, इसीलिए भारत सरकार उसको बाध्य नहीं कर सकती है। लेकिन भारत सरकार की तरफ से कड़ी चेतावनी दी गई है ट्विटर को और ये कहा गया है कि अगर वो भारत में बिजनेस करते हैं और एक कंपनी है, तो जिस कंट्री में वो बिजनेस करते हैं वहाँ के संविधान को उनको मानना होगा, उनके वहाँ की डिजिटल पॉलिसी को भी मानना होगा। आप बिजनेस कीजिए, लेकिन ठीक है, लेकिन भारत की आप जिस देश में है आपको वहाँ के नियम कायदे कानून मानने होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हिमांशु, तमाम जानकारी के लिए। शुरू करेंगे अगली खबर का। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने उत्तर प्रदेश जिला पंचायत चुनाव नहीं लड़ने का ऐलान किया है। उनका कहना है कि ये चुनाव पारदर्शी नहीं हो रहे हैं, इसलिए हम सीधे विधानसभा चुनाव पर ताकत झोंकेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि अगले विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में बीएसपी की सरकार बनेगी। यूपी में सर्वजन को बचाना है, बीएसपी को सत्ता में लाना होगा। राज्य की बीजेपी सरकार पर हमला बोलते हुए मायावती ने कहा कि बीजेपी उसी तौर तरीके से काम कर रही है जैसा समाजवादी पार्टी करती थी। बीएसपी ने इस समय प्रदेश में हो रहे जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव को नहीं लड़ने का फैसला लिया है और पार्टी के लोगों को ये निर्देशित किया है कि वे इस दौरान इस चुनाव में अपना समय व एनर्जी आदि लगाने की बजाय बल्कि अपना पूरा समय व ताकत अपनी पार्टी के संगठन को मजबूत बनाने तथा सर्व समाज में पार्टी के जनाधार को बढ़ाने के कार्यों पर ही लगाएं, तो ये ज़्यादा बेहतर होगा, ताकि इस बार यहाँ उत्तर प्रदेश में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव में बीएसपी की अकेले यहाँ अपने बलबूते पर सरकार बन सके। इसमें कोई संदेह नहीं है कि खासकर यूपी में जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव जीतना तो अब पूरे तौर से यहाँ खरीद फरोख्त व सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग आदि करने पर ही आधारित होकर रह गया है। इस मामले में अब बीजेपी भी वही तौर तरीके व शैली आदि अपना रही है जो पूर्व में समाजवादी पार्टी भी अपनी सरकार के दौरान अपनाती रही है। हमारा तो अभी तक हम तो राजभर साहब के साथ हैं भागीदारी संकल्प मोर्चा के तहत, और हमारे पार्टी के यूपी के प्रेसिडेंट ने इस बात का ऐलान भी किया कि हम एमआईएम पार्टी आने वाले 2022 के असम्बली चुनाव में हम 100 असम्बली सीट पर इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। हमने लोगों से एप्लीकेशन लेना भी शुरू कर दिया। शौकत साहब
गांव-गांव, ज़िले-ज़िले, कॉन्स्टिट्यूंसी फिर रहे हैं और हर पार्टी को इख्तियार है कि वो फैसला ले अपनी पार्टी की अच्छाई के लिए। अगर स्मोक हुआ है, धुआं उठा है, तो भाई किसने आग लगाई है ये वो देखा जाए। हम तो नहीं कहे, हम तो अपने ही काम में मसरूफ़ है, हमको तो पता भी नहीं है। देखिए, जो ये बयान चल रहा है ये गलत न्यूज़ है और ना तो ओवैसी जी की मायावती जी से कोई बात हुई है और ना तो उन्होंने मोर्चे में 100 सीट की बात किया है। स्थिति ये है कि माननीय ओवैसी जी ने साफ साफ कहा है कि हम मोर्चे में रहेंगे, अब मोर्चे में जो भी सीट हमको मिलेगी हम वो सीट लड़ेंगे और हम लोग सब लोग अपनी अपनी सीट की तैयारी पूरे 403 सीटों की कर रहे हैं। हम रुकेंगे यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।